हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो कि यार हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी पूरी गारंटी है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को यार हमने पिछले वर्षों के पेपर से लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर यार हमने देखा हर साल के पेपर में पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको आज बताएंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। एकदम आसानी से देखेंगे, तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं। तो देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस समय हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखो जो लेंस का मुख्य अक्ष होता है उस पर स्थित कह रहा वह बिंदु, कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरण, मान लो यहाँ पे लेंस है तो लेंस कह रहा है लेंस की मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष की रेखा होती है, आपको पता है। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब जब इस फोकस से किरण जाती है तो वो देखो ये मुख्य अक्ष की रेखा, तो मुख्य अक्ष की इस टाइप से समांतर हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं अवतल लेंस का। ठीक है, तो लेंस की मुख्य अक्ष वाली रेखा, ये सीधी लाइन जो होती है लेंस के बीच से जाती है, ये मुख्य अक्ष की रेखा होती है। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उसे हम लोग लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो ये होता है आपका अवतल लेंस का प्रथम फोकस। क्या होता है, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यार तैयार जरूर करना, एग्जाम में फंस सकता है आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, लेंस की क्षमता वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। कह रहा लेंस की क्षमता क्या होती है, तो देखो इसका मात्रक भी पूछा गया क्वेश्चन में। तो लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। मतलब जो लेंस की क्षमता को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, पी बराबर होता है 1/f। ठीक है, जब फोकस दूरी मीटर में दी हुई तब ये रखना है। अगर सेंटीमीटर में दी हो तो आप ऊपर 100 रख लेना। ठीक है, अगर मीटर में दी हो तो केवल आपको 1 रखना है, सेंटीमीटर है तो ऊपर 100 कर लेना। तो आपसे कहा क्या गया कि लेंस की, देखो कहा गया लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी अर्थात f के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1 के बटे में इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो पी है यही आपकी लेंस की क्षमता है और इसका मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, तो ये था अगला क्वेश्चन। अब अगला देखो क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए तथा इसके प्रतीकों को बताइए। तो हमने आपको प्रिज्म का जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है वो भी आपको निकलाया हुआ है। ठीक है, वो वाला डेरिवेशन आप जाके पूरा चेक कर सकते हो। तो देखो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या होता है, देखो अपवर्तनांक जो होता है वो n से उसे प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन में साइन a/2। ठीक है, जहाँ n क्या है अपवर्तनांक है, ए ये जो है आपका इसे कहते हैं प्रिज्म कोण, और ये जो डेल्टा एम या डेल एम लिखा है इसे कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, ये आपको लिखना है। कहा गया था अपवर्तनांक का सूत्र जो कि है एन बराबर साइन ए प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2। लिखिए इसके प्रयुक्त प्रतीकों को भी अर्थ बताइए। तो एन है अपवर्तनांक, ए है आपका प्रिज्म कोण, डेल्टा एम है आपका विचलन कोण। तो एकदम आसानी से आप बता सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो नेत्र की समंजन क्षमता देखो क्या होती है। कहा गया नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहा गया, जो हमारी आंखें हैं उनकी जो समंजन क्षमता वो क्या होती है, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन करके नजदीक और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है, स्पष्ट, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक क्यों बड़ा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दूरदर्शी जो होता है उसके अभिदर्शक लेंस का द्वारक क्यों बड़ा होता है। तो देखो उसका क्या कारण है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके अभिदर्शक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है। क्या कहा गया, देखो ध्यान से पढ़ लो कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके अभिदर्शक का द्वारक जो होता है बड़ा बनाया जाता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका कला संबद्ध स्रोत क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जो व्यतिकरण में कला संबद्ध स्रोत होता है ना वो क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो देखो ऐसे दो
स्रोतों को जिनके बीच कालांतर जो हो वो सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? कला संबद्ध स्रोत जो होते हैं दो स्रोत होते हैं, ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर जो फाई होता है फाई बराबर हो 0, ठीक है, कलांतर जो हो सदैव नियत रहता है तो उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? मतलब प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का विवर्तन देखो, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर मुड़कर, देखो कहा गया जब प्रकाश, ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ो, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। देखो विवर्तन में क्या होता है, मान लो प्रकाश इस टाइप से आ रहा है, अब इसके किनारों पर पड़ के क्या ये इस टाइप से मुड़ जाए, ठीक है, प्रकाश के मुड़ने की घटना जो होती है ये विवर्तन कहलाती है। कह रहा है जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक, मान लो इस द्वारक पर आके पड़ा तो उस पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तो इस प्रकार जो मुड़ने की घटना है वही प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। पढ़ लो, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश की इस घटना को, इस प्रकार मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या होता है? तो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाती है। इसको W से प्रदर्शित करते हैं और W का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h न्यू नॉट। देखो आपको पता है किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो घटना होती है उसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो वही कहा गया जो इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जितनी ऊर्जा लगी है वही आपका कार्य फलन होता है। ठीक है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। ठीक है, आवश्यक होती है तो उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाती है। इसको W से व्यक्त करते हैं और W इक्वल टू h न्यू नॉट, जहाँ h प्लांक नियतांक है और ये जो न्यू नॉट है इसे कहते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है, और W कार्य फलन है। एकदम आसान। अगला क्वेश्चन देखो, तो देखो भैया ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? देहली आवृत्ति क्या होती है? जो अभी न्यू नॉट आपको बताया था, ये देहली आवृत्ति क्या होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो देखो देखते देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति क्या होती है? कहा गया देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सकती है। इसे देहली आवृत्ति कहते हैं और इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो हमने सिंपल आपको बताया जब धातु की सतह होती है तो इससे जब प्रकाश पड़ता है तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो वही चीज है, देहली आवृत्ति ऐसी आवृत्ति है आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं और इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये एक ऐसी न्यूनतम आवृत्ति है जिसका प्रकाश जब इस पर पड़ता है धातु पर तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे तो वह आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है? ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है उसका भी समझो। देखो देहली तरंग दैर्ध्य, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली का तरंग दैर्ध्य से क्या समझते हैं आप? तो किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। देखो सिस्टम यही है कि धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सके तो ऐसी तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य। बस इतना समझ लो, अगर देहली तरंग दैर्ध्य में अधिकतम मान होता है और जो देहली आवृत्ति न्यू नॉट होती है उसमें मान जो होता है न्यूनतम होता है। देखो एक बार फिर से थ्योरी पढ़ लो, पहले इसे देख लो, इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो देहली तरंग दैर्ध्य का अधिकतम मान होता है ऐसा अधिकतम मान तरंग दैर्ध्य का जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके देहली तरंग दैर्ध्य। और देहली आवृत्ति वो होती है ऐसी मतलब न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके देहली आवृत्ति कहलाती है। तो ये बात है देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य की। तो देख सकते हो भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि इस समय हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इनको तैयार जरूर करना, हल्के में ना लेना इन क्वेश्चन को, पक्का फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो एकदम आसानी से बताया आपको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।